Coordinator of this webinar, heartily welcome our honorable guest, Shri Sonal Kumar, Senior Consultant, Green Tech Knowledge Solution, New Delhi. सोनल कुमार जी, आज हम लोग को जो टॉपिक है क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर ब्रिक प्रोटेक्शन, ये इसमें इस क्षेत्र में माने हुए कंसल्टेंट हैं। इनसे हम लोग को आज बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिक प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है वह बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इस ब्रिक प्रोडक्शन में दो तरह का मेनली ब्रिक यूज हो रहा है। एक फायर्ड क्ले होता है, एक नॉन फायर्ड क्ले होता है, और ये 95% फायर्ड क्ले का यूज अभी तक हो रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो ब्रिक क्ले लगभग 7,000 से ऊपर है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन भी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। कोयला का कंजम्पशन भी सिर्फ बिहार में हम लोग 35 लाख टन के आसपास करते हैं, और इसका जो एनुअल टर्नओवर भी है वो 1200 करोड़ के आसपास है, 12,000 करोड़ के आसपास है। इसमें हम लोग लगभग 15 लाख लोगों का रोजगार देते हैं। तो इस क्षेत्र में हम ब्रिक क्लीन को नया टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम लोग उसके कॉस्ट को थोड़ा घटाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं, इसके बारे में आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट ग्रीन टेक नॉलेज सॉल्यूशन के सोनल कुमार जी, उनका बहुत हम लोग स्वागत करते हैं, और वो हम लोगों को अपने एक्सपर्ट व्यू से हम लोग को रूबरू करेंगे। तो श्री सोनल कुमार जी, कृपया आप अपने अनुभव को और हम लोग को छात्र को आपसे कुछ नॉलेज लेने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए आप बताएं। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के आपके स्टाफ और स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी भाग ले रहे हैं, और तो आज का जो टॉपिक है जिससे मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है, तो ये ब्रिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से पे है। और मैं मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलता रहूँगा साथ साथ, तो आई थिंक सबके लिए वो कंफर्टेबल होगा। तो ब्रिक जो है ईंट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, और मतलब रोजाना हम अपने आसपास देखते रहते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते नहीं कि वो कैसे बनता है और उसको बनाने में क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं, और क्योंकि जो काफ़ी आसानी से आसपास में उपलब्ध होती है तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे हम ध्यान भी नहीं देते, और ऐसे लगता है कि काफ़ी साधारण सी चीज़ है। लेकिन अगर हम पूरे स्टेट लेवल पे या पूरे देश के लेवल पे देखें तो जितनी ईंटें बनती हैं और उसके कारण जितना कोयला उसका इस्तेमाल होता है, या जितने लोगों को रोजगार मिलता है, या फिर वो देश के जीडीपी जो बोलते हैं, इकोनॉमी में जितना योगदान करता है, तो अगर पूरे स्टेट लेवल पे या देश के लेवल पे देखें तो वो काफ़ी बड़ा एक सेक्टर निकल के आता है। और जो ईंट प्रोडक्शन है उसमें मतलब काफ़ी बारीकी और टेक्नोलॉजीज और टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो और चूंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो टेक्निकल चीज़ों को भी थोड़ी आसानी से समझ सकेंगे जो आम लोग के कंपैरिजन में। तो उसको थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि क्या प्रोसेस टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्या उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज या जो भी अडॉप्ट हो रही है वो क्या है, कैसे काम करती हैं, और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, और बिहार में इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं। तो जब हम ब्रिक की बात करें तो जैसे राजेश जी ने भी शुरू में बताया, तो ब्रिक या ईंट जो है वो कई प्रकार की होती है, और उसमें जो बिहार में हम लोग ज़्यादातर आमतौर पर देखते हैं वो ये जो ऊपर में बाएं तरफ में दिखाई गई है लाल ईंटें जो मिट्टी की बनी होती हैं, तो ये सबसे कॉमन ईंट है जो कि यूज में आती है बिहार में खास करके।
लेकिन इसमें और इसको फायर्ड ब्रिक बोलते हैं, मतलब जिसको हम फायरिंग करके तैयार करते हैं। दूसरी तरह की जो ईंट होती है उसको नॉन फायर्ड बोलते हैं, जिसमें कि हम उसको फायरिंग नहीं करते, लेकिन उसमें हम कुछ अगर हम उसको फायरिंग नहीं करते तो जो भी रॉ मटेरियल है उसको कंबाइन करके ईंट बना के और उसमें एक मजबूती लाने के लिए हमें कुछ बाइंडिंग एजेंट का यूज करना होता है। जैसे कि हम या तो सीमेंट यूज करते हैं या लाइम और जिप्सम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के साथ, ताकि वो उसको बाइंड करके एक मजबूती दे सके ईंट के रूप में। तो किस तरह से हम ईंट को बना रहे हैं उसके बेसिस पे एक जनरल जो कैटेगराइज किया गया है वो फायर्ड और नॉन फायर्ड है। और फायर्ड ब्रिक को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने कुम्हार को देखा होगा अपने आसपास में। तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन, चाय देने वाले कुल्हड़ या ग्लास या जो दिया वगैरह जो बनाते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस है। मतलब उसमें भी वो मिट्टी को एक खास सांचे में ढाल के और फिर उसकी पकाई करते हैं, उसको आग में फायर करते हैं, और जिससे कि उसमें स्मेल आता है और वो लाल रंग भी आता है। तो वही चीज लाल ईंट बनाने में भी सेम प्रोसेस, सेम टेक्नोलॉजी या सेम टेक्निकल जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है। जो दूसरा नॉन फायर्ड ब्रिक है उसमें हम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल में कितनी मजबूती चाहिए उसके हिसाब से हम कुछ बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे सीमेंट या जिप्सम लाइम, और फिर उसको एक सांचे में ढालकर इसका शेप दे देते हैं। और उसके लिए चूंकि सीमेंट को मजबूती लेने के लिए पानी की क्योरिंग चाहिए होती है, तो फिर उसकी क्योरिंग की जाती है। तो ये मेनली दो टाइप के प्रोसेस है ब्रिक बनाने के, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे किस टाइप का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे फ्लाई एश या सैंड या कंक्रीट कितना अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के ब्रिक बनाए जाते हैं। जैसे आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, वहाँ मिट्टी नहीं मिलती है तो वहाँ चट्टान है, तो वहाँ पे कंक्रीट के या स्टोन के ब्रिक्स बनते हैं। और प्लांट के आसपास जाएंगे वहाँ पे काफी मात्रा में फ्लाई एश मिलती है, तो फ्लाई एश को सीमेंट और बालू के साथ मिला के वहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक्स ज्यादा यूज होती है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे जिस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सस्ता अवेलेबल है, वहाँ पे उस टाइप के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। उसमें कुछ नए प्रोडक्ट भी आजकल डेवलप हुए हैं, जैसे आप नीचे में देख रहे हैं ये लाल ईंटें जो है, जिसमें कि काफी सारे छेद बनाए हुए हैं, इसको हॉलो या परफोरेटेड ब्रिक्स भी बोलते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें हॉलो है तो काफी कम मिट्टी में ये बन जाते हैं, और जितनी कम मिट्टी लगेगी उनको फायरिंग के लिए या उनको पकाने के लिए अगर हम बोले तो कोयला भी हमें कम इस्तेमाल होगा। तो कुछ जगहों पे अब इस टाइप के ब्रिक्स भी बनाने लोगों ने शुरू किए हैं, और वो काफी अच्छा उनका मार्केट डेवलप हो रहा है। अभी बिहार में शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे है। तो ये एक आम भाषा में जो हम शुरुआत किया कि ब्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अगर हम जो गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जाएं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, तो BIS के अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वो 11 प्रकार के ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स को डिफाइन करते हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो क्या रॉ मटेरियल है और क्या हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं ब्रिक को बनाने के लिए, उसके बेसिस पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हम लोग टेक्निकल है तो वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो क्लासिफिकेशन या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो उसके अनुसार देखना ठीक रहेगा। तो उसमें क्ले से रिलेटेड जितने भी ब्रिक प्रोडक्ट हैं तो वो एक कैटेगरी में आते हैं। बिल्डिंग लाइम एंड जिप्सम प्रोडक्ट, मतलब जहाँ पे आप लाइम और जिप्सम यूज कर रहे हैं एज ए बाइंडर, बाइंडिंग के लिए, तो वो बिल्डिंग लाइम एंड जिप्सम प्रोडक्ट बोले जाते हैं। और उसके अलावा जहाँ पे आप सीमेंट यूज कर रहे हैं बाइंड करने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ईंट को, तो उनको सीमेंट मैट्रिक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है उसमें कि वो आप फायरिंग से बना रहे हैं या उसको क्योरिंग से उसमें मजबूती दे रहे हैं, तो उसके बेसिस पे फिर ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये आपको बताने के लिए कि जब हम ईंट जब बोलते हैं तो हमें जो आसपास में कॉमन ईंट दिखती है हम वही समझते हैं, लेकिन ईंट कई प्रकार के हैं और ये अलग अलग हिस्से में या उसका क्या यूज है, किस चीज के लिए उस ईंट को हमें उपयोग करना है, और वहाँ पे क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कितना सस्ता या महंगा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की ईंट उपयोग की जाती है। तो ये तो बात हो गई कि ईंट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। इसके अलावा एक और पैरामीटर है कि ईंट का उपयोग क्या क्या है, कैसे हम ईंटों को उपयोग करते हैं।
तो जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है या यूज है ईंट का, तो वो दीवार बनाने में हम करते हैं, घरों को बनाने में। और उसमें भी जो लोग सिविल के होंगे वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक हम लोड बियरिंग बोलते हैं और एक दूसरा फ्रेम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो पहले के जमाने के या गांव में जो पुराने घर बने हुए हैं उनको आप देखेंगे तो उसमें बीम्स और पिलर्स नहीं होते थे, वो मोटी ईंट की दीवार बनती थी, ईंट की एक मोटी दीवार बनती थी और उसके ऊपर छत होती थी, और वो सारा जो बिल्डिंग का या दीवार का और छत का लोड है वो ईंटों पे ही होता था। तो उसको हम लोड बियरिंग वॉल्स बोलते थे कि जो बिल्डिंग की लोड है और छत की लोड है वो सारी उस वॉल पे ही है। आजकल जो आप शहरों में कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसमें हम पहले पिलर्स और बीम बनाते हैं और फिर जो दीवार होती है वहां उसका केवल काम एक तरह से पार्टीशन क्रिएट करने का होता है। तो इसमें जो सारा लोड होता है वो बीम्स और पिलर्स पे आता है, तो उसको हम फ्रेम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसी तरह पहले के जमाने में छत भी होती थी, वो हमारी ईंट की ही बनती थी। हम कुछ लकड़ी के फ्रेम यूज करते थे और उसके ऊपर ईंट की हम छत बनाते थे, तो वो भी एक उपयोग है ईंट का। उसके अलावा बाउंड्री वॉल, जो नालियां बनती हैं, नहर बनते हैं, या फिर जो रोड किनारे वो पेवमेंट बनाते हैं, मतलब उसको सोलिंग जो करते हैं। तो ये कई सारे उपयोग हैं और किस तरह का आपको उपयोग करना है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा ईंट उपयोग करेंगे। जैसे कि लोड बियरिंग वॉल्स है तो उसमें सारा लोड ब्रिक्स पे होता है, तो वहां पे आपको ईंट की जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसको लोड लेना है पूरे बिल्डिंग का। तो जो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले ब्रिक्स हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रेम कंस्ट्रक्शन जो आजकल ज्यादातर शहरों में हो रहे हैं, तो वहां पे हम किसी भी तरह का ब्रिक यूज कर सकते हैं, और इनफैक्ट जितनी हल्की ईंटें हम यूज करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि बिल्डिंग का लोड उतना कम होगा, और बिल्डिंग का लोड कम होगा तो हमारे बीम्स और पिलर भी हम थोड़े छोटे बना सकते हैं और हमारा स्टील और कंक्रीट का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये अलग अलग उपयोग के हिसाब से, तो जो हॉलो ब्लॉक मैंने बताया वो फ्रेम कंस्ट्रक्शन में काफी यूज हो रहे हैं, और खासकर जो 10 मंजिला, 15 मंजिला, 20 मंजिला इमारत बन रही है बड़े शहरों में, तो वहां पे वो ज्यादा उपयोग होते हैं क्योंकि हल्की होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया कि ब्रिक्स क्या है, कितने तरह की ब्रिक्स होती हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रॉ मटेरियल है और क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, और उसके बाद उनके इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या है, किस तरह के उपयोग में ईंट लाई जाती है, और उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ईंट यूज करेंगे। तो ये तो एक ईंटों पे बेसिक बैकग्राउंड हुआ। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो ईंट उद्योग है, तो इसमें 95% से ज्यादा जो है वो मिट्टी की लाल ईंट जो है वो उपयोग में आती हैं, और कुछ जगहों पे खासकर जो पावर प्लांट के पास में है वहां पे फ्लाई एश ब्रिक्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे। तो बिहार में ज्यादातर आप लाल ईंट देखेंगे और कुछ हिस्सों में फ्लाई एश ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें 90-95% से ज्यादा जो है वो मिट्टी की लाल ईंटें हैं। और टोटल जो ईंट भट्टे हैं बिहार में वो 6000 से 8000 के बीच में है वहां पे ईंट भट्टे। तो अगर हम एक ईंट भट्टे को देखें तो एक छोटा सा यूनिट दिखता है, और बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनसे अगर कंपेयर करें तो वो लगता है कि काफी छोटा सा यूनिट है। लेकिन अगर हम पूरे स्टेट लेवल पर देखें तो 7000 ईंट भट्टे, तो वो मिलकर काफी बड़ी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाता है। इनका जो 1800 से 2000 करोड़ बिहार में यूज में हो रही है, जितने घर बन रहे हैं, तो उससे अगर हम कैलकुलेट करें या जितनी ईंट भट्टे हैं, तो करीब करीब 1800 से 2000 करोड़ ईंट अभी बिहार में यूज हो रही है। और ये अनुमान है कि अभी बिहार चूंकि दूसरे स्टेट के मुकाबले, जो डेवलप्ड स्टेट है उसके मुकाबले डेवलपिंग स्टेट कहा जाता है, मतलब वहाँ पे विकास हो रहा है, और कई सारे अभी अनुमान है कि कई सारे घर अभी बनेंगे आने वाले 10-15 सालों में। तो लोगों का अनुमान है कि जो ईंट की जो डिमांड है वो 2000 करोड़ से बढ़ के 4000-5000 करोड़ तक हो जाएगी अगले 10-15 सालों में, अगर हमको सबको घर मुहैया कराना है। जो हाउसिंग फॉर ऑल या प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, शौचालय बन रहे हैं सब जगह, या और भी जो डेवलपमेंट है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितने भी एक अच्छे डेवलप्ड स्टेट में जितने चाहिए, अगर उतना हमें बनाना है तो हमें इतनी ईंट चाहिए होगी। तो ओवरऑल 200 लोग हैं, तो रोजगार के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये डेटा बताने का मकसद ये था कि हम
जनरली एक या दो इन्वर्टर को अपने आसपास देखते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता कि ये ओवरऑल पूरे अगर स्टेट लेवल पर देखें तो ये कितना बड़ा सेक्टर है और इसमें कितना पोटेंशियल है। लेकिन इसके साथ इसमें इतना ज़्यादा कोयला इस्तेमाल होता है तो एक जो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है कि एयर पॉल्यूशन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। तो ये स्लाइड में मैंने थोड़ा दिखाया है कि ब्रिक्स बनाने में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो अब हम ज़्यादातर क्ले ब्रिक की बात करेंगे क्योंकि बिहार में 95% जो मिट्टी की बनी हुई ईंटें हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे 4 मेन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है ईंट बनाने में। तो पहला जो है आप सबसे ऊपर बाएं साइड में देख रहे हैं कि क्ले प्रिपरेशन बोलते हैं, जिसमें कि आप मिट्टी को लेते हैं। मिट्टी को क्योंकि मिट्टी जब आप निकालते हैं तो उसमें अलग अलग फॉर्म में होता है, कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बारीक कण होते हैं। तो उनको सबको एक समान करके होमोजीनियस बना के और उसमें पानी डाल के उसको एक हम टूथपेस्ट के टाइप का एक मिक्स तैयार करते हैं जिसको कि हम आसानी से किसी सांचे में ढाल सकें, ईंट का आकार दे सकें। तो उसको क्ले प्रिपरेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में मतलब काफ़ी बारीकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है कि मिट्टी के कण किस साइज के हैं, मतलब माइक्रोमीटर्स में है या मिलीमीटर में है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी प्लास्टिसिटी कैसी है, तो उसका एक प्रॉपर बाकायदा टेस्ट होता है। लेकिन आमतौर पे जो उत्तर भारत की जो मिट्टी है मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम तक, त्रिपुरा तक, तो ये मिट्टी आमतौर पे ईंट बनाने के लिए ज़्यादा सुटेबल पाई जाती है। जो साउथ में हम जाएंगे तो तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका के आसपास, तो वहाँ पे कुछ जगहों की मिट्टी अच्छी पाई जाती है, कुछ जगहों की मिट्टी उतनी सुटेबल नहीं होती है अच्छी ईंट बनाने के लिए। तो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि मिट्टी किस तरह की है, उसमें सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी मिट्टी के, उसका पार्टिकल का साइज क्या है। तो ये उसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं। लेकिन आमतौर पर हमारे तरफ मिट्टी अच्छी है तो उसको लोग सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्ले प्रिपरेशन में उसमें एक खास अनुपात में पानी मिलाकर और एक टूथपेस्ट के टाइप का हम मिक्स तैयार करते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग मतलब ये देखिए ये टूथपेस्ट के टाइप का वो बना के रखा हुआ है एक लम्ब, और इसमें से हम फिर मिट्टी निकाल के उसको एक सांचे में डालते हैं और जिससे कि उसको ईंट का आकार मिल सके, जिसको हम फार्मा बोलते हैं, सांचा बोलते हैं तो या मोल्ड बोलते हैं। तो उसमें हम उस मिट्टी को डाल के एक थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको उस आकार का बनाते हैं। और फिर चूंकि इसमें पानी मिला होता है, काफ़ी मॉइस्चर होता है और इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसको हम उठाएंगे तो उसका आकार बिगड़ जाएगा, तो उसको फिर हमें सूखने के लिए छोड़ना होता है। तो आमतौर पे जो ड्राइंग बोलते हैं इसको, तो बिहार में जो ड्राइंग है तो हम खुले आकाश के नीचे उसको छोड़ देते हैं और वो ऐसे ड्राई हो रही है। और आमतौर पर 15-20 दिन का समय लगता है ड्राई होने में, कि वातावरण में नमी कितनी है, तापमान कितना है, उसके अनुसार वो 15 से 20 दिन का समय लेता है ड्राइंग होने में। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है वो फायरिंग है, जहाँ पे हम इस सूखी हुई ईंटों को भट्टे के अंदर डाल के और उनको एक हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं और ताकि उसमें अंदर स्ट्रेंथ आए, और उसको हम फायरिंग या पकाई बोलते हैं आम भाषा में। और ये एक भट्टे में किया जाता है। तो ये 4 मेन प्रोसेस है और इसके बाद आपको ये पकी हुई ईंट तैयार मिल जाती है। और भट्टे में वही चीज होती है जो आपके आसपास आप कुम्हार को देखते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन या दिए वगैरह बनाता है, तो वही प्रोसेस आपके भट्टे में भी होती है ईंटों के साथ। तो ये चारों जो प्रोसेस है इन चारों में काफी बारीक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है कि आप क्ले प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मोल्डिंग कैसे होनी चाहिए ताकि उसमें एक प्रॉपर सांचे में आ जाए, ब्रेकेज नहीं हो, कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। उसी तरह ड्राइंग का भी एक काफी साइंस है और फायरिंग में भी है। लेकिन अभी हम फायरिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये जो है यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा कोयले की खपत होती है। जो चारों प्रोसेस में अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो यहीं से हमको सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, और ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस भी है क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो हमारी ईंटों की क्वालिटी काफ़ी खराब हो जाती है। तो अभी हम लोग फायरिंग वाला जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाया है कि जो किल के अंदर, भट्टे के अंदर जब आप ईंट को डालते हैं तो क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर।
तो उसको हम 3 मेन प्रोसेस होते हैं। सॉरी, आपने 40 डिग्री पर कच्ची ईंट जो सूखी हुई है ड्राइंग के बाद आपने 40 डिग्री पर वो जो या 35 डिग्री जो भी आपके वातावरण का टेम्परेचर है उस पर आप भट्टे में डालते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, और भट्टे के अंदर आग जल रही होती है, तो धीरे धीरे आपकी ईंट गर्म होनी शुरू होती है। तो इसको हम हीटिंग बोलते हैं। ये देखिए टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है और इधर टाइम है। तो समय के साथ धीरे धीरे उसकी हीटिंग हो रही है, उसका तापमान बढ़ रहा है। तापमान को हम इंक्रीज करते करते 900 से 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। और इसमें करीब करीब आपको मतलब 3 दिन या 4 दिन तक का समय देते हैं हम उसको। धीरे धीरे स्लोली एक उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप कितनी तेजी से गर्म कर सकते हैं या कितनी तेजी से उसको ठंडा कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ईंटों में ब्रेकेज आने लगेगा। तो उसी रेट से जनरली हम 2.5 से 3 दिन में उसको गर्म करके 900 से 1000 डिग्री तापमान तक ले जाते हैं। फिर उसके बाद सोकिंग प्रोसेस बोलते हैं। सोकिंग प्रोसेस मतलब हम ईंट को 15 से 18 घंटे उसी तापमान पर मेंटेन करके रखते हैं भट्टे में, ताकि उसका भी एक इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम 15 से 18 घंटे मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद हम ये मानते हैं कि ईंट पूरी तरह पक गया और फिर वो ठंडा होना शुरू होता है भट्टे के अंदर। तो ठंडे होने में भी आपको 7 से 9 दिन का समय लेता है। और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली ठंडा होकर फिर वापस आपके वातावरण के टेम्परेचर पे आता है और फिर हम भट्टे से ईंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेन 3 प्रोसेस होते हैं ईंट भट्टे के अंदर जो ईंट के साथ हो रहे होते हैं। हीटिंग मतलब हम उसको गर्म करते हैं धीरे धीरे 1000 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाते हैं। उसके बाद हम उस टेम्परेचर पे उसको 15 से 18 घंटे मेंटेन करते हैं, मतलब उसको सोकिंग बोलते हैं। और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो उसमें भी 5 से 7 दिन का समय लगता है और उसको कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ईंट के अंदर मजबूती कैसे आती है, क्योंकि ये तो कच्ची ईंट है जिसको आपने एक सांचे में डाला है और सुखा लिया। इसको आप जमीन से अपने कमर या सीने के ऊंचाई तक उठाएंगे और छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरने के बाद टूट जाएगा। लेकिन जब वही पकने के बाद जो ईंट आपको लाल ईंट मिलती है तो ये काफी मजबूत होती है और ये पूरी बिल्डिंग का लोड भी ले सकती है। तो क्या होता है जब हम हीट करते हैं या सोकिंग के टाइम पे, जिसके कारण से इसके अंदर मजबूती आती है, तो उसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये किसी भी सिरामिक प्रोसेस में विट्रिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप ईंट बना रहे हैं, टाइल्स बना रहे हैं या कोई भी सिरामिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो विट्रिफिकेशन होता है जिसके कारण उसमें मजबूती आती है। और विट्रिफिकेशन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटोग्राफ है। तो ईंट क्या है, मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी में छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं। जैसे ये सब जो है ना, ये सब मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कण है वो दिखा रहा है और ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी गैप भी होता है। और ये चूंकि हमने पानी से मिला के और उनको एक सांचे में ढाल दिया तो वो एक शेप में बने होते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ कण जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी हथौड़े से उसको मारेंगे या फिर उसको उठा के नीचे गिरा देंगे तो वो टूट जाते हैं। विट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जब इसको हम 900 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तो ये मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं ये पिघलने शुरू होते हैं धीरे धीरे। और जब 1000 डिग्री टेम्परेचर पे हम ले जाते हैं तो ये ग्लास फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये मिट्टी के कण पिघल के और जो अपने बीच का जो गैप है उसको वो भर देते हैं और एक मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं। ये आप लोग पॉलिटेक्निक में जब वेल्डिंग करते होंगे, वेल्डिंग या सोल्डरिंग करते होंगे, तो सेम प्रोसेस है। वेल्डिंग में क्या होता है कि 2 चीजों को जोड़ना होता है। तो आपके पास एक मटेरियल होता है जिसको कि आप पिघला के और उन दोनों के सरफेसेस के बीच में वो एक ग्लासी बॉन्ड फॉर्म करता है और उसको बाइंड कर लेता है। तो 2 मेटल को अगर आपको जोड़ना है तो आप एक तीसरा मेटल लेते हैं और हीट देते हैं जिससे कि उनके सरफेसेस पिघलते हैं और जब वो ठंडा होते हैं तो वो एक होमोजीनियसली मर्ज हो जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। वही चीज जो वेल्डिंग में हो रही है वही यहाँ पे मिट्टी के कण के साथ भी हो रही है, जिसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं या ग्लासी बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है, इसलिए ये छोटे छोटे जो कण है वो आपको इतने बड़े साइज में दिख रहे हैं। तो यही विट्रिफिकेशन आपको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री तापमान पे होता है। और ये कितने टेम्परेचर पे विट्रिफिकेशन होगा ये मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग टेम्परेचर पे विट्रिफिकेशन होता है। बिहार में जो मिट्टी है वो आमतौर पे 1000 से 1050 डिग्री के बीच में ये विट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। और ये हमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने विट्रिफिकेशन ठीक से नहीं किया तो हमारी ईंट में मजबूती नहीं आएगी। तो आप लोग जो मार्केट में ईंट देखते हैं तो बोलते हैं ना कि 1 नंबर ईंट है या 2 नंबर ईंट है या 3 नंबर ईंट है।
वो इसीलिए होता है कि 1 नंबर ईंट मतलब उसमें विट्रिफिकेशन काफी अच्छे से हो गया है, 2 नंबर या 3 नंबर मतलब वो विट्रिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया है, मतलब विट्रिफिकेशन पूरा होने से पहले ही उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो वो 2 नंबर या 3 नंबर ईंट होगा या कम पका हुआ ईंट बने होगा। अगर विट्रिफिकेशन हमने ज्यादा कर दिया, सपोज 1025 डिग्री में विट्रिफिकेशन हो रहा है और हमने उसको 1075 या 1100 डिग्री तक गर्म कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो झामा ईंट आप लोग बोलते हैं कि 2-3 ईंट भी पिघलने लगती है, ज्यादा पिघल के वो एक दूसरे के साथ ईंट भी फ्यूज हो जाती है, तो उसके कण बहुत ज्यादा पिघल जाते हैं और मतलब वो एक दूसरे के साथ 2-4 ईंट भी एक साथ पिघल के जुड़ जाती है। तो जो झामा ईंट या ओवर फायर्ड ब्रिक्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो इसीलिए विट्रिफिकेशन प्रोसेस और उसका जो टेम्परेचर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम लोग उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते और जो भी फायरमैन होता है जो कि किल में फायर मैनेज करता है, तो आंख से देख लेता है कि कलर क्या है, क्योंकि कलर के बेसिस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेम्परेचर क्या होगा और उसके अंदाजे पे वो ईंट को मतलब ईंट भट्टे को ऑपरेट करता है। लेकिन हम लोग का सुझाव ये होता है कि अगर आपको अच्छे से प्रोसेस को चलाना है तो आपको ये विट्रिफिकेशन टेम्परेचर मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेजर करना चाहिए और उससे आप काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप अपने जो 1 नंबर ईंटों का परसेंटेज है वो काफी अच्छा कर सकते हैं। फिर जो मैंने भी बताया कि सोकिंग जो पीरियड होता है वो हम क्यों 15 से 18 घंटे इस पे टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सपोज हमने ईंट को गर्म करके 1000 डिग्री टेम्परेचर पे ले गए, तो क्या होगा कि सबसे पहले इसका जो सरफेस है, बाहरी सतह जो है वो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होगा, लेकिन अंदरूनी जो सतह है या अंदरूनी हिस्सा है ईंट का, वहां पे धीरे धीरे टाइम लगा हीट पहुंचने में और टेम्परेचर बढ़ने में। तो क्या होता है कि शुरू में सरफेस पे तो टेम्परेचर 1000 डिग्री पहुंच गया और सरफेस पे विट्रिफिकेशन होने लगा, लेकिन आप जब तक उस टेम्परेचर पे उसको 15-18 घंटे मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ईंट का जो अंदरूनी हिस्सा है वहां पे वो तापमान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में और वहां का विट्रिफिकेशन होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए ये जो सोकिंग पीरियड है, ये जो यहाँ पे 15 से 18 घंटे हम उस टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ईंट का बाहरी सतह और उसके साथ साथ जो अंदरूनी हिस्सा है वो सभी जगह एक समान टेम्परेचर हो जाए और सब जगह एक समान रूप से विट्रिफिकेशन हो जाए, ताकि ईंट में पूरी तरह मजबूती आ जाए। अगर वैसा नहीं होगा तो ईंट हमारी कमजोर होगी और वो 2 नंबर या 3 नंबर ईंट बन के होगी। और दूसरा जो तरीका जो आमतौर पे आप ईंट खरीदने जाते हैं तो 2 तरीका देखते हैं, एक तो आप उसका कलर देखते हैं और दूसरा हम ईंटों को बजा कर देखते हैं कि अगर हम 2 ईंट को एक साथ बजा रहे हैं तो मेटल का जैसा साउंड आता है टन टन का, वैसा आना चाहिए। और वो इसीलिए आता है 1 नंबर ईंट में आता है, 2 या 3 नंबर ईंट में नहीं आता है, क्योंकि 1 नंबर ईंट पे विट्रिफिकेशन पूरा हो चुका होता है, तो पूरी जो ईंट है वो विट्रिफाई होके वो ग्लासी बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका होता है और वो कॉम्पैक्ट हो चुकी होती है। 2 या 3 नंबर ईंट जो होता है, 2 नंबर या 3 नंबर, उसमें विट्रिफिकेशन नहीं हुआ होता है, तो अंदर में जो एयर गैप्स है वो बने रहते हैं, उनके कण पूरी तरह जुड़े नहीं होते मिट्टी के, तो वहां पे आपको उस तरह की साउंड नहीं निकलती है। इसीलिए ये मतलब जो आम प्रचलन में है कि ईंटों की क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो वो बजा कर चेक करते हैं। अगर वो मेटालिक साउंड या रिंग साउंड बोलते हैं टन टन वाली आ रही है तो वो 1 नंबर ईंट है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि ईंट पकाने में मतलब ब्रिक किल के अंदर या ईंट भट्टे के अंदर क्या टेक्निकल प्रोसेस होते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी के ये समझना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि इसके बाद ही जब मैं ईंट भट्टों की टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों कोई टेक्नोलॉजी अच्छी है और क्यों कोई टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब चीज समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब मैं आगे ईंट भट्टों की जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम ईंट को फायरिंग करते हैं, तो इसमें भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज इंडिया में या दूसरे कंट्री में यूज हो रही हैं, और उसमें हम देखें तो उसको अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 टाइप के टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्किल्स और दूसरे को हम बोलते हैं बैच टाइप स्किल्स। कंटिन्यूअस स्किल्स मतलब जहाँ पे 24 घंटे प्रोसेस फायरिंग चलता रहता है और ईंट बनती रहती है, मतलब एक तरफ से आप कच्ची ईंटें डाल रहे हैं, बीच में कहीं पे आग जल रही होती है जहाँ पे पकाई हो रही है, और दूसरे साइड से आप पकी हुई ईंटों को निकाल भी रहे होते हैं, तो वो 24 घंटे प्रोसेस चलता रहता है लगातार, तो उसको कंटिन्यूअस स्किल्स बोलते हैं। बैच टाइप स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे आपने कच्ची ईंटों को इकट्ठा किया, आग जला दिया और उनको छोड़ दिया, वो आग जली ईंटें पकी, फिर उनको
ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, जब ठंडी हो गई तो फिर आप वहां से ईंट निकालते हैं। तो जो कुम्हार वगैरह यूज करते हैं मिट्टी के बर्तन या दिया बनाने के लिए, वो भी बैच प्रोसेस होता है। बैच प्रोसेस का जस्ट एक मैं फोटो दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ये जो भट्टे आपको दिख रहे हैं ये बैच किल्स है। इनको क्लैम्प किल्स बोलते हैं, या बिहार में कुछ जगहों पे यूज होती है, इनको बंगला भट्टे भी बोलते थे, पहले थोड़ी यूज होती थी। और साउथ इंडिया में या आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, पुणे के आसपास, या फिर मध्य प्रदेश में इंदौर वगैरह के आसपास इस टाइप के भट्टे उपयोग में होते अभी भी लाए जा रहे हैं, या उड़ीसा में भी कुछ इस टाइप के भट्टे यूज होते हैं। तो इसमें ये काफी पुराने जमाने से चला आ रहा है ये तकनीक जो है ईंट बनाने का। और इसका मेन एडवांटेज ये था कि इसमें आपको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भट्टा बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। आपको ईंट पकानी है तो आपने कच्ची ईंटों को एक साथ ऐसे स्टैक बना दिया, और आपके पास कैसा ईंधन है, अगर आपको कोयला है तो आपने नीचे एक कोयले की लेयर बिछा दी, बीच बीच में भी आपने 1 या 2 कोयले की लेयर बिछा दी, और नीचे से आपने आग लगा दी। वो धीरे धीरे आग बढ़ते रहती है, सुलगते रहती है, ऊपर गर्मी बढ़ते जाती है, फिर ऊपर का लेयर जलना शुरू होता है, फिर उसके ऊपर का लेयर कोयले का जो है वो जलना शुरू होता है, और ईंटें ऐसे सजी हुई हैं, तो धीरे धीरे करके ईंटें पक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई पहले से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा जमीन चाहिए होता है जहाँ पे आपने कच्ची ईंटें स्टैक की और जला दी। नुकसान इसका ये होता है कि ये सब कुछ खुले में हो रहा है, तो जो भी आप 1000 डिग्री तक आप इसमें टेम्परेचर ले जा रहे हैं, बाहर में तापमान काफी कम है, तो इसमें गर्मी का जो नुकसान है या हीट का जो नुकसान है वो काफी ज्यादा होता है। और दूसरा इसमें जो नुकसान है कि जो बाहरी सतह पे जो ईंटें हैं ये पूरी तरह नहीं पक पाती, क्योंकि अंदर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर की तरफ टेम्परेचर कम है। तो जो बाहरी लेयर पे जो ईंटें होती हैं वो आपकी 2 नंबर 3 नंबर या उससे भी खराब निकलती हैं कई बार, क्योंकि वो अच्छी तरह से पक नहीं पाती, क्योंकि सब बाहर गर्मी नहीं है तो वातावरण में सारी गर्मी निकल जाती है। तो लेकिन इनका ये है कि आपको परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपको 24 घंटे भट्टे चलाने की जरूरत नहीं है। जब आपको ईंट की जरूरत पड़ी, आपने थोड़ी सी ईंट बनाई, उनको स्टैक की और आपने फायर कर दी। तो ये पुराने जमाने में यूज होती थी। अभी भी जहाँ पे छोटे एरिया है जहाँ पे ईंटों की डिमांड ज्यादा नहीं है तो ये यूज होती है। कंटिन्यूअस स्किल्स बिहार में अगर देखें तो ज्यादातर कंटिन्यूअस स्किल्स होती है, और कंटिन्यूअस स्किल्स में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मूविंग फायर, जो टेक्निकल टर्म है, और दूसरे को हम बोलते हैं मूविंग वेयर। डिफरेंस ये है कि आप मूविंग फायर में क्या होता है कि आपने ईंट भट्टे में सजा दी और वहां पे आग चलती रहती है, इसीलिए इसको मूविंग फायर बोलते हैं। मतलब इसमें आग बढ़ती है, बाकी जो ईंट है वो स्टेशनरी रहती है, मतलब अपने जगह पे स्थिर रहती है। मूविंग वेयर में क्या होता है कि वो भट्टे इस तरह के बने होते हैं कि जहाँ पे आग एक जगह पे जल रही होती है और आप ईंटों को घुमाते हो, ईंटों को किसी ट्रॉली पे लोड करके आप भट्टे के अंदर डालते हो और फिर ट्रॉली से निकाल लेते हो। तो वो मैं थोड़ी सा दिखाऊंगा फोटोग्राफ तो आपको क्लियर होगा। बिहार में जो भट्टे हैं वो सब मूविंग फायर किल्न है, जो कि पहले FCPT के टेक्नोलॉजी बोलते थे, फिक्स्ड चिमनी बुल्स ट्रेंच किल। ये अंग्रेज के समय में इंडिया में स्टार्ट हुए थे किल, और वो अभी तक चल रहे हैं पूरे उत्तर भारत में। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये जो पूरा उत्तर भारत का बेल्ट है इसमें ये फिक्स चिमनी बुल्स ट्रेंच किल 2-3 साल पहले तक उपयोग में लाई जा रही थी। अब धीरे धीरे सरकारें सबको बोल रही हैं कि आप जिगजैग किल पे कन्वर्ट करो, क्योंकि जिगजैग किल में कई सारे बेनिफिट है, वो मैं भी बताऊंगा। पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छा है, कोयले की खपत भी कम है और ईंटों की क्वालिटी भी बेहतर है। तो अब धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने सब जगह कहना शुरू किया है कि आप लोग जिगजैग किल बनाएं। तो बिहार में यही दोनों किल ज्यादा चल रही है और इंडिया में भी यही दोनों ज्यादा किल है। इसके बाद मूविंग वेयर में 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है, एक को वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल बोलते हैं और दूसरे को टनल किल बोलते हैं। तो टनल किल यूरोप में, चाइना में, वियतनाम में काफी पॉपुलर है, और इंडिया में 4-5 भट्टे ही हैं टनल किल टेक्नोलॉजी पे। VSDK भी चाइना और वियतनाम में शुरू हुई थी, इंडिया में कोशिश की गई थी, बट इंडिया में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की मिट्टी है और जिस तरह से हम मीट बनाते हैं उसके लिए ये टेक्नोलॉजी सुटेबल है नहीं। तो मैं ज्यादातर अब जो टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो वो फिक्स्ड चिमनी बुल्स ट्रेंच किल और जिगजैग किल के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, और अगर समय हुआ तो टनल किल के बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। अभी दिख रही है वीडियो? हाँ अभी आने लगा सर। ठीक है, तो ये
एक बार मैं वीडियो चला देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, ओके। किसका लगे नेक्स्ट
तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो फिक्स चिमनी बुल स्ट्रेंच किल्न इसे बोलते हैं वो कैसे काम करता है और उसमें क्या मुख्य समस्याएं आती हैं। थोड़ा सा मैं इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा ये फोटो दिख रहा है ना आप सबको? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कोई भी आप फिक्स चिमनी भट्टा देखेंगे वो इसी प्रकार का दिखता है। तो इसमें ये बाहरी दीवार हो गई और बीच में इसे मियाना बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि जो धुएं के निकलने की नालियां बनी होती हैं, जो आग जलाएंगे तो धुआं उसी नालियों से होते हुए और वो सब चिमनी से कनेक्टेड होता है, तो चिमनी के थ्रू धुआं बाहर निकलता है। तो ये बीच का हिस्सा हो जाता है। तो बाहरी दीवार और बीच के हिस्से के बीच में ये जो घाटी टाइप की जो बनी हुई है, ये मतलब इसको हम ट्रेंच बोलते हैं या डग बोलते हैं, जहाँ पे हम ईंटों को सजाते हैं, मतलब ईंट की भराई करते हैं पकाने के लिए उनको। अगर हम मतलब मैं ज्यादातर लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे आम भाषा में प्रचलित है। तो बेसिकली ये ट्रेंच या डग बोलते हैं, जिसके अंदर हम ब्रिक्स को स्टैक करते हैं या ईंट की भराई बोलते हैं, उसे हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कैसे भी हमने ईंटों को लेके वहाँ पे अरेंज कर दिया, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस पैटर्न में ईंटों को नहीं सजाएंगे तो हवा का जो बहाव है या जो कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी जो ईंटों की पकाई है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसमें होता क्या है कि इस पूरे हिस्से में कुछ हिस्सा खाली होता है और यहाँ पे देखेंगे कि जो जहाँ पे ईंटें सजाई हुई हैं उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये जो ग्रीन सा दिख रहा है ये प्री हीटिंग जोन बोलते हैं। बीच में जो येलो सा है या कंबस्टन जोन है या फायरिंग जोन है, जहाँ पे आग जल रही होती है। और ये जो कूलिंग जोन यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे पकी हुई ईंटें ठंडी हो रही है, जहाँ पे कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, जो मैंने शुरू में जो ग्राफ दिखाया था कि हीटिंग, सोकिंग और कूलिंग। तो यहाँ पे आपकी प्री हीटिंग है, मतलब पकाई से पहले, सोकिंग से पहले जो हीटिंग हो रही है ईंटों की। यहाँ पे फायरिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे कंबस्टन हो रहा है कोल का, और यहाँ पे सोकिंग टाइम चल रहा है। और उसके बाद इधर जो है ये कूलिंग जोन है। तो इसमें क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो इस साइड से हम इसमें प्रवेश कराते हैं, बाकी सारी तरफ से हम सील करके रखते हैं। ऊपर से हम राख की एक परत बिछा देते हैं, तो ऊपर से हवा नहीं घुस पाती। नीचे तो जमीन है, बाहर में बाहरी दीवार है, अंदर में मयाना है। और इस साइड में हम क्या करते हैं कि एक त्रिपाल लगा के हम बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि केवल और हवा निकलने का रास्ता चिमनी के थ्रू है। चिमनी सक्शन पंप की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे गैसेज हैं, तो वो ऊपर उठेंगी, तो वो ऊपर उठ के बाहर की तरफ निकलेंगी, तो वो दूसरी जगह से जहाँ से भी कनेक्शन है वहां से वो गैसों को खींचेगा या हवा को खींचेगा। तो इसलिए वो सक्शन पंप की तरह काम करता है। तो ओपनिंग हमने केवल यहाँ पे दिया हुआ है, इसे निकासी का क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम पकी हुई ईंटों को बाहर निकालते हैं भट्टे से। तो यहीं से ठंडी हवा भट्टे में घुसती है, और ठंडी हवा घुसती है और वो बहते हुए आगे जाती है। तो क्या होता है कि ये जो पकी हुई ईंटें हैं उनको वो ठंडी करते हुए आगे जाती है और उस गर्मी को आगे लेके जाती है, हवा गर्म होती जाती है और हवा फिर यहाँ पहुंचती है जहाँ पे आग जल रहा होता है। और हम सबको पता है कि कोयले को जलने के लिए या किसी भी ईंधन को जलने के लिए आग की आवश्यकता, हवा की जरूरत होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है। जब तक हम ऑक्सीजन देंगे नहीं तो कंबस्टन होगा नहीं। तो जितना भी कोयला है उसको पूरी तरह जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, ईंटें जो मात्रा में हमें हवा देनी, वो ईंटें एक जगह स्थिर रहती हैं, लेकिन आग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। तो होता क्या है कि पीछे से हवा आ रही है, यहाँ पे आग जल रही है, तो वो हवा धीरे धीरे आग को आगे की तरफ बढ़ाते जाती है। तो हवा आग ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएगी, ऐसे ऐसे गोल गोल आग इसमें चक्कर लगाती है भट्टे में। और क्या होगा, जैसे ही आग थोड़ी सी आगे बढ़ी तो यहाँ का ईंट ठंडा हो जाता है, तो हम यहाँ से ईंटें निकाल लेते हैं और यहाँ फिर हम नई ईंट सजा देते हैं, स्टैक कर देते हैं। तो वैसे हम वही करते जाते हैं, पीछे से हम ईंटें निकालते जाते हैं, आगे हम ईंटें स्टैक करते जाते हैं। और आग भी हमारी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, इसके अंदर चक्कर लगाती रहती है भट्टे में। तो इसीलिए इसको मूविंग फायर किल्न बोलते हैं, जहाँ पे आग चल रही है। अब इसमें हम आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्यों होती है। और जो मैंने बोला था शुरू में कि जो हम ईंटों को स्टैक करते हैं वो एक हम पार्टिकुलर अरेंजमेंट में करते हैं। यहाँ पे इसको हम कॉलम प्लेट सेटिंग बोलते हैं, जो FCBHK में होती है। मतलब हम पायों में ईंट को स्टैक करते हैं। ये देखिए अलग अलग कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना नीचे से ऊपर, अलग अलग कॉलम स्टैक करते हैं। और उसमें भी हर दो कॉलम को हमने जोड़ा हुआ है, इसको जोड़ी और बंधन बोलते हैं, जिससे कि वो स्टेबल रहे। अदरवाइज वो
केवल स्टैंड अलोन कॉलम्स होंगे तो वो गिर जाएंगे, वो वेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें हम सीमेंट से चिनाई तो कर नहीं रहे, जस्ट ईंटों को सजा के खड़ा कर दिया है, ऊपर तक 10 फीट ऊंचा तक हम खड़ा करते हैं। तो इसीलिए हर एक दूसरे कॉलम को एक दूसरे से हम बांधते हैं, तो उसको जोड़ी और बंधन बोलते हैं। तो वो लगाते हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में रहे। और इसके ऊपर फायरमैन जो होते हैं वो ऊपर में खड़े होकर कोयले को अंदर डालते हैं। तो ऊपर में वैसा होल अरेंजमेंट बना होता है, फ्यूल फीडिंग होल बोलते हैं, जहाँ से हम कोयले को डालते हैं। तो फायरमैन का भी लोड ले, ऊपर जो आदमी चल रहे हैं उनका भी लोड ले, तो इसलिए इस कॉलम का स्टेबल होना काफी जरूरी है। अगर ब्रिक सेटिंग ठीक से नहीं होगी तो कई बार एक्सीडेंट होते हैं कि जलते हुए भट्टे में लोग गिर भी जाते हैं या वो फंस जाता है, तो वो एक्सीडेंट क्रिएट करता है। तो इसलिए इसको, और दूसरा ये जो हम ब्रिक सेटिंग कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हम कोयला जब ऊपर पे डाल रहे हैं तो वो यहाँ पे गिर रहा है, और यहाँ पे गिरने के बाद वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसके थोड़े से नीचे में ये 2 पॉकेट बने हुए हैं, या लेजेस बोलते हैं इनको, या जोड़ी बंधन बोलते हैं। तो ये इस पे गिरता है, फिर यहाँ पे गिरने के बाद वहां से फिर वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसके नीचे वाले लेयर पे वो 3 पे गिरता है, 3 के बाद नीचे 5 पे आता है, 5 से नीचे वो 7 पे गिरता है। तो इस तरह से देखेंगे तो वो कोयला जो हम डाल रहे हैं ऊपर में, तो और इसके ठीक ऊपर में वो कोयले डालने का होल बना होता है। तो इसका अरेंजमेंट करने का एक ये भी है कि जब हम ऊपर से 1 चम्मच कोयला डालते हैं तो वो दोनों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नीचे तक पहुंचता है। तो इसके कितने डिस्टेंस पे होगा और कितने वो पॉकेट्स बने होंगे, तो इसके सबके पीछे कैलकुलेशंस होता है, जो कि इसके बेसिस पे लोग ब्रिक सेटिंग करते हैं। आमतौर पे जो वर्कर इस पे काम करता है उसको बता दिया जाता है कि आपको इतने इतने डिस्टेंस पे ये बनाना है, लेकिन उसके पीछे का साइंस यही है कि आप जो भी कोयला ऊपर में डालें वो पूरी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए भट्टे में, ताकि जो टेम्परेचर है वो हर जगह पे एक समान हो सके, ये कोशिश होती है। तो वो है, लेकिन फिक्स चिमनी भट्टे में जो कोयले को डालने का तरीका है वो हम काफी बड़ी मात्रा में एक साथ जब डालते हैं तो क्या होता है कि ज्यादातर कोयला आपके जमीन पे चला जाता है, और यहाँ पे ऊपर के हिस्से में कोयला कम रहता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि जहाँ पे हम कोयला डाल रहे हैं तो ज्यादातर कोयला हमारे जमीन पे चला जाता है, और हवा जब आ रही होती है पीछे से तो गर्म होती जाती है वो धीरे धीरे, और हम सब लोग जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और ठंडी हवा भारी होती है तो वो जमीन के नीचे नीचे चलती है, गर्म हवा ऊपर ऊपर चलती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो कंबस्टन जोन जहाँ पे फायरिंग हो रही है वहाँ पे हवा हल्की है, तो वो भट्टे के ऊपरी हिस्से में ज्यादा हवा होती है, निचले हिस्से में हवा कम होती है, और हमारा कोयला ज्यादा कहाँ पे है, निचले हिस्से में हो जाता है। तो नीचे में जो कोयला है उसको पूरी तरह हवा मिल नहीं पाती जलने का, तो वो जला कोयला काफी नीचे में पड़ा रह जाता है। और दूसरा क्या है कि प्रॉपर कंबस्टन हो नहीं रहा है, मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो कार्बन के कण है वो, या जो अजला कार्बन पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, अगर उसको पूरा हवा नहीं मिले जलने के लिए तो वो उसको इनकम्प्लीट कंबस्टन बोलते हैं। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड न बन के वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, और कार्बन के जो छोटे छोटे कण होते हैं जो ब्लैक कार्बन बोलते हैं वो सब हवा के साथ फिर चिमनी से बाहर निकलते हैं, और वो एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये क्यों इसके अंदर कंबस्टन अच्छे से नहीं हो रहा है और उससे क्यों एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो मैं इसमें समझा रहा था। दूसरा इसमें नुकसान है कि आपकी कोयला पूरी अच्छे से जली नहीं, और जला कोयला या कार्बन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ज्यादा गर्मी आपको मिलेगी भट्टे के अंदर, वही कार्बन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो आपको केवल 1/4 गर्मी ही मिल पाएगी, बाकी 3/4 वेस्ट हो जाएगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाएगी। तो जो कोयला आप भट्टे के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए जला रहे हैं वो पूरी तरह जल नहीं पा रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन के रूप में बाहर निकल जा रहा है। तो एक तरह से जो आप कोयला डाल रहे हैं उसका एक काफी बड़ा हिस्सा वो बाहर धुएं के साथ निकल जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोयले की खपत ज्यादा होती है और आपकी वायु प्रदूषण ज्यादा होती है फिक्स्ड चिकिल में। दूसरा जो इसमें है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पूरे भट्टे में एक समान नहीं होता है। तो किसी भी आप फिक्स्ड चिमनी भट्टे में आप जाके देखेंगे तो निचले हिस्से में और बीच के हिस्से में आपको 1000 से 1050 डिग्री टेम्परेचर बनता है, लेकिन ऊपर के हिस्से में और जो साइड के हिस्से हैं वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो 900 साढ़े 900 डिग्री तक ही पहुंच पाता है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक समान नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर जो हवा और ईट के बीच में हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है।
क्योंकि हवा सभी जगह एक समान रूप से नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे जो 1 नंबर ईंटें हैं वो इस भट्टे में बीच और निचले हिस्से से निकलती हैं, मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ से ही आपको 1 नंबर ईंटें निकलती हैं। बाकी जो ऊपर और साइड का जो हिस्सा है वो आपको 2 नंबर या 3 नंबर ईंटें निकलती हैं। और इसी कारण से इसमें ओवरऑल देखेंगे तो 60% 65%, अगर आप 1 लाख ईंट बना रहे हैं तो 60 से 65 हजार ईंट 1 नंबर की निकलेगी। बाकी आपकी जो 30-35 हजार ईंट है वो 2 नंबर 3 नंबर ईंट निकलती है या टुकड़ा निकलता है। तो ये दूसरा जो नुकसान है भट्टे मालिकों के लिए कि आपने 1 लाख ईंटों को पकाने के लिए कोयला डाला या उस सारी प्रयास किए, जो मोल्डिंग किया उसके लिए जो मजदूरी सबको दी, जो ब्रिक स्टैक कर रहे हैं, तो सारे वर्कर्स जो भी आपके हैं उनको आप 1 लाख ब्रिक बनाकर स्टैक करने के लिए पेमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप कोयला भी डाल रहे हैं। लेकिन जो 1 नंबर ईंट है वो आपको 60-65,000 ही निकल रही है। और मार्केट में जो वैल्यू है वो 1 नंबर ईंटों को ही कहीं आपको अच्छा प्राइस मिलता है, 2-3 नंबर जो ईंटें हैं वो 1 रुपए 2 रुपए कम प्राइस से आपको बेचनी पड़ती है, या कई बार आपको बेचने में मुश्किल भी होती है। तो उससे जो आपका अर्निंग है, जो कमाई है, उसमें नुकसान होता है। कोयला ज्यादा आप जला रहे हैं, कोयला वेस्टेज हो रहा है, तो आपका वहां भी मतलब वो लॉस हो रहा है, मनी के हिसाब में भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और तीसरा जो पर्यावरण की समस्या है कि जो जला कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन या धुएं, जो कार्बन के जो कण है वो धुएं के साथ निकल रहे हैं। तो आप किसी भी एलसीबी के भट्टे के पास जाएंगे और देखेंगे जब आप कोयले की झोंकाई हो रही है, जब कोल फिटिंग हो रही है, तो काफी काला धुआं वहां से निकलता है। तो ये इसी का कारण है कि आपके अंदर इसमें अधजले कोयले के जो हिस्से हैं वो बाहर निकल रहे हैं धुएं के साथ। और एक भट्टा है तो केवल आपको वहां का नुकसान दिखेगा, लेकिन किसी भी आप बड़े शहर के बाहर जाएंगे, बड़े शहर में क्या होता है कि एक छोटे एरिया में काफी ज्यादा ईंट की डिमांड होती है। तो जब आप बड़े शहर के बाहर जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारे ईंट भट्टे एक साथ चलते हुए दिखेंगे। ये दिल्ली के बाहर का एक एरिया है जहाँ पे कई सारे भट्टे हैं, और जब ये एक साथ चलते हैं तो जो इसका प्रभाव पड़ता है कि वो शहरों में जब की तरफ हवा चलती है तो इन सारे भट्टों से जो धुआं निकलता है वो हवा के साथ बहकर शहर में आ जाता है। और शहर में जो प्रदूषण की समस्या होती है, जिसको लेके आजकल पिछले 2-3 सालों से आप लोग अखबारों में काफी पढ़ रहे होंगे कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है उसमें से 18-20 शहर दिल्ली इंडिया में ही है। उसमें दिल्ली, आगरा, बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब कई सारे नाम आते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा प्रदूषण है। तो उसमें एक कारण ये भी है, मतलब कई सारे कारण है प्रदूषण के। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इतने सारे हम जो भी कूड़ा करकट है वो सब हम जला देते हैं, या जो ईंट भट्टे हैं या और भी कोई इंडस्ट्रीज है, तो सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो बड़े शहर है वहाँ पे उसके आसपास में भट्टे ज्यादा होते हैं एक साथ, तो उनका ज्यादा वो पड़ता है। गाँव में छोटे छोटे भट्टे होते हैं और वो फैले हुए होते हैं, तो उनका एक साथ प्रभाव कम दिखता है। लेकिन शहरों के किनारे जहाँ पे एक साथ कई सारे भट्टे चल रहे होते हैं तो उनका ज्यादा असर पड़ता है। और इसीलिए पिछले 3-4 सालों से जो कई जगह के जो गवर्नमेंट है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कई सारे एक्शंस ले रहे हैं। जैसे गाड़ियों में पोल्यूशन कम करने के लिए पहले PS4 गाड़ियां आती थी, अब वो PS6 गाड़ियां आजकल अब मैंडेटरी हो गई हैं, PS4 गाड़ियां बननी बंद हो गई हैं। उसी तरह और भी इंडस्ट्रीज में रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो ईंट भट्टों के लिए भी कम प्रदूषणकारी या जो क्लीनर टेक्नोलॉजी है उस पर शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाए हैं। और बिहार पहला स्टेट था जिसने कि 2016 में ऐसा रेगुलेशन बनाया था। और तो अब मैं आऊँगा कि जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको जिगजैग किल बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या, ऐसे आपको वहाँ पे प्रदूषण कम हो रहा है और बाकी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो 6 चिमनी किल्स थी, ये पिछले 150 सालों से इंडिया में चल रही हैं। और इसमें जो 3 मुख्य समस्याएं हैं कि आपको 1 नंबर ईंटें कम निकलती हैं, 60% ही निकलती है, 25 से 30% आपका जो कोयला है वो वेस्ट हो जाता है प्रॉपर कंबशन नहीं होने के कारण, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण, और उसके कारण से एयर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। अगर आपका कंबशन कंप्लीट होगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो अभी हम जिगजैग किल के बारे में बात करेंगे। ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो इम्प्रूव्ड किल बोलते हैं या बेटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं या क्लीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं या एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं, और इसमें ये सारी समस्याएं काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। तो जिगजैग किल भी पुरानी तकनीकी है, ये यूरोप वगैरह में 100 साल पहले यूज होती थी। और इंडिया के लिए यहाँ पे एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन लोगों ने 1970 के आसपास इंडिया के हिसाब से एक डिजाइन तैयार की थी। और ये वेस्ट बंगाल वगैरह में काफी पहले से चल रही है, लेकिन बाकी जगहों पे ये पिछले
6-7 सालों में ज्यादा पॉपुलर हुई है और लोग अब इसको अपना रहे हैं। तो जिगजैग किल इसको क्यों बोलते हैं? सिंपल सा रीजन है, सब कुछ इसका जो काम करने का तरीका है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो जो फिक्स चिमनी बूटस्ट्रैप किल में हमने देखा उसी से मिलता जुलता है। हमने कुछ कुछ चीजें इसमें इम्प्रूव की हैं जिससे कि कंबशन कंप्लीट हो सके और जो हीट ट्रांसफर है भट्टे के अंदर या हीट डिस्ट्रीब्यूशन है भट्टे के अंदर वो एक समान रूप से हो सके, ताकि सारी जो ईंटें हैं वो एक समान रूप से यूनिफॉर्म रूप से पक सके, यूनिफॉर्म रूप से फायर हो सके, ताकि क्वालिटी ईंटों की आपकी अच्छी हो सके और कंबशन अच्छी हो सके। ये दोनों चीजें हमने इसमें इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो इसको जिगजैग इसलिए बोलते हैं कि एफसीबीटी के भट्टे में जो आप ब्रिक सेटिंग करते हैं वो इस हिसाब से होती है कि हवा सीधी रेखा में बहती है, मतलब हवा इधर निकासी वाले हिस्से से घुसी और वो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में बहती हुई इधर चिमनी से निकल जाती है। तो जो राइट साइड में दिख रहा है ये एरो जो दिखाए हुए हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में एयर फ्लो करती है एफसीबीटी के अंदर। जिगजैग किल में हमारी ब्रिक सेटिंग इस हिसाब से की जाती है कि हवा सीधी न बढ़ के वो घुमावदार रास्ते से बहती है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ना कि ऐसे ऐसे हवा होते हुए जा रही है जिगजैग। जैसे सांप आपका चलता है जिगजैग वे में, वैसे ही हवा को इसमें हम घुमाते हैं भट्टे के अंदर, और उसके कई सारे बेनिफिट हैं और इसीलिए इसको जिगजैग किल का नाम बोला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक सेटिंग है ये एफसीबीटी के में दाहिने तरफ में, तो ये पायों में है, कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें ब्रिक स्टैक की हुई है और हर 2 कॉलम के बीच में एयर पैसेज के लिए गैप बने हुए हैं और ये सारे जो गैप है वो सीधी रेखा में होते हैं। मतलब एक बार आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो एक के पीछे एक वो गैप सीधी रेखा में दिखते जाएंगे। तो जो भी हवा यहाँ से घुसेगी वो सीधी रेखा में बहती हुई जाएगी। जो बाएं साइड में दिख रहा है जिगजैग किल, उसमें हम चैम्बर टाइप ब्रिक सेटिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम ईंटों की भराई इस वे में करते हैं कि आप जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलम्स ही हैं, लेकिन क्या किया हुआ है कि हमने बीच में जो यहाँ पे एयर पैसेज के लिए गैप थे वो बंद कर दिया। तो अब हवा क्या है यहाँ दोनों किनारों से इसमें आगे बढ़ेगी। फिर अगले हिस्से में हम क्या करेंगे कि किनारों के गैप बंद कर देते हैं, बीच के गैप खोल देते हैं, तो फिर वो हवा बीच से वहां पे बहनी शुरू होती है। तो ये जो फोटो आपने देखा था कि पहले दोनों किनारों से हवा आगे बढ़ रही है, फिर आगे जाके हमने किनारों वाले पैसेज बंद कर देते हैं, बीच वाले पैसेज खोल देते हैं, तो यहाँ पे बीच से फिर हवा बहती है, फिर दोनों किनारों में चली जाती है डिस्ट्रीब्यूट होके। तो ये हवा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है और उसका बेनिफिट ये होता है कि उसके कारण से टर्बुलेंस क्रिएट होता है भट्टे के अंदर, और टर्बुलेंस के कारण एयर और फ्यूल की जो मिक्सिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, हीट ट्रांसफर या हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर हो जाता है। तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आप लोग को। ये वीडियो आप लोग को दिख रही है? सर स्क्रीन रिप्रेजेंट कर दीजिए ना। अच्छा ये प्रेजेंटेशन बंद हो गया क्या? एक मिनट। ओके
लागू कर। आवाज सोनल सर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, न कुछ दिख रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है? नहीं सर। एक मिनट। नहीं, प्रेजेंटेशन तो ऑन है। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा है। आवाज थोड़ा सा कम। हाँ, इसका आवाज थोड़ा डाउन है, कम है इसमें आवाज। ये प्रेजेंटेशन है। अब दिखने लगा सर। ठीक है। सेव कर दिया। तो ये जो हमने देखा, तो इसमें भी सारे प्रोसेसेस सेम है जैसे हम FCBTA में करते थे और 3 जो जोन हमारे आते थे। तो जैसे यहाँ पे ये जो रेड पार्ट है ये कूलिंग जोन है जहाँ पे पकी हुई ईंटें ठंडी हो रही है। ये कंबस्टन जोन है जहाँ पे हम कोल फिटिंग कर रहे हैं और ईंटों की पकाई हो रही है। और ये प्री हीटिंग जोन है जहाँ पे हम कच्ची ईंटों को स्टैक किया है और वहाँ पे जो गर्म गैसें जा रही हैं उसके द्वारा उनकी हीटिंग हो रही है। तो ये प्रोसेस सेम ही है। इसमें हमने इम्प्रूवमेंट क्या किया? इम्प्रूवमेंट इसमें ये होता है कि एक तो आपका जो एयर फ्लो है वो zigzag वे में एयर फ्लो हो रहा है, और दूसरा जो कोल फीडिंग है और कंबस्टन जोन है इसमें कंबस्टन जोन की लेंथ इंक्रीज करती जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आप कोयला डाल रहे होते हैं तो कोयले के कंबस्टन के लिए या किसी भी फ्यूल के कंबस्टन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसको 3T बोलते हैं, 3T ऑफ कंबस्टन। तो उसमें एक होता है कि टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कोई भी फ्यूल तभी जलना स्टार्ट होगा
जब उसके लिए जब वो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम कोयले को जलाना है तो शुरू में उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है ताकि वो आग उसमें पकड़ ले। जैसे कागज है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। कागज में हम जैसे ही माचिस लगाएंगे वो तुरंत जलना शुरू हो जाता है। लेकिन लकड़ी है तो लकड़ी को हमको थोड़ी देर तक आग उसके में रखना पड़ता है, तब वो जलना शुरू होता है। और उससे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर कोयले का होता है। तो उससे मतलब 650 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोयला जलना शुरू होता है। तो उतना टेम्परेचर हमें देना होता है। तो पहला टी टेम्परेचर होता है, दूसरा टी टाइम होता है। मतलब कोयले को पूरी तरह जलने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय हमें उसे देना पड़ेगा। तो एफसीबीटी के भट्टे में क्या होता था, एक और जो थी कि उसमें जो कंबस्टन जोन था वो छोटा होता था। जो जिन्होंने भट्टे को देखा है वो समझ सकते हैं कि उसमें 1 से 3 लाइनों में ही हम कोयले की फीडिंग करते थे। तो वो छोटा हिस्सा होता था जहाँ पे हम कंबस्टन कर रहे होते थे। तो पीछे से हवा आती थी और वहां पे कंबस्टन के लिए टाइम कम मिलता था। तो जो भी कंबस्टन पूरा हुआ नहीं हुआ वो फिर बहा के आगे लेके चली जाती थी गैसों को। तो यहाँ पे हमने कंबस्टन के लिए टाइम ज्यादा दिया। और तीसरा टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस आप वैसे समझ सकते हैं कि जो हवा और फ्यूल है उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो 1 किलो कोयले को जलाने के लिए आमतौर पर 7 से 8 किलो हवा चाहिए होती है। तो वो पूरी तरह से उतनी हवा मिलनी चाहिए और जहां जहां कोयला है वहां वहां हवा अवेलेबल होना चाहिए। तो ताकि वो प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो सके जिससे कि आपकी कंप्लीट कंबस्टन हो जाए। तो वो तीनों चीजें जिगजैग किल में फ्यूल फीडिंग इस तरह से की जाती है। और मतलब इसमें जो हमने इंप्रूवमेंट किया कि कंबस्टन जोन को लंबा किया तो आपने टाइम इंक्रीज कर दी। तो टाइम ज्यादा दे रहे हैं आप कोयले को जलने के लिए तो वो पूरी तरह जल पा रहा है। दूसरा जो जिगजैग वे में हवा जो बह रही है उसके कारण तो होता क्या है कि अगर हवा सीधी सीधी जा रही है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो वो सीधी बहती हुई निकल जाएगी। लेकिन आपने हवा के रास्ते में रुकावट पैदा की तो हवा आगे बढ़ी, आगे रुकावट है तो उससे टकराई। टकराने के बाद क्या होता है कि हवा चारों दिशा में फिर फैलती है। फिर वो थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर वहां पे एक रुकावट है। आपने ब्रिक सेटिंग ही ऐसी की हुई है तो वहां रुकावट पे फिर हवा टकराएगी तो फिर टकराने के बाद वो चारों दिशा में ऊपर नीचे बाएं दाएं फैलेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हवा कंटिन्यूसली किल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जहां जहां भी कोयला है या जहां जहां भी आपको टेम्परेचर को लेकर जाना है वहां वहां आप उसको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर रही है। और एयर फ्यूल मिक्सिंग जो बोलते हैं, जो कोयले और हवा का मिक्सिंग है वो भी प्रॉपर होता है। तो इस कारण से इसमें कंबस्टन आपकी कंप्लीट हो रही है। तो जो भी आप कोयला डाल रहे हैं वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, उसकी पूरी गर्मी आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कोयले का वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो आपकी जो ईंधन की खपत है वो इसके अंदर कम हो रही है। दूसरा, टर्बुलेंस के कारण हवा चारों तरफ फैल रही है। तो जो भी टेम्परेचर है, जो आपने एफसीबीटी में देखा था कि टेम्परेचर बीच और निचले हिस्से में ही केवल बनता है, ऊपर और साइड के हिस्सों में टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता। तो वो चीज यहाँ पे रिकवर हो जाती है क्योंकि हवा बार बार टकरा के चारों तरफ फैल रही है। तो वो टेम्परेचर को लेकर जा रही है भट्टे के हर हिस्से में। तो सब जगह एक समान टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं जिगजैग किल की तो ये 2 मेजर एडवांटेजेस हैं कि आपने जिगजैग एयर मूवमेंट क्रिएट किया जिससे कि, और जिगजैग होने से एक और ये है कि हवा का जो रास्ता है वो भी बढ़ जाता है। सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप सीधे सीधे चले जाएंगे तो आपका रास्ता छोटा होगा। लेकिन अगर आप घूमते हुए जाएंगे तो आपका रास्ता लंबा होगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो उस कारण से भी जिगजैग होने के कारण दूसरा ये होता है कि हवा ज्यादा टाइम बिताती है भट्टे के अंदर क्योंकि वो चारों तरफ से घूमते हुए जा रही है। तो उसको ज्यादा समय मिल रहा है। हवा के अंदर जो कार्बन के कण है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो और अनबर्न फ्यूल या वोलेटाइल मैटर जो बोलते हैं वो जो हवा में मिक्स्ड है तो उसको जलने के लिए पर्याप्त समय आप दे रहे हो क्योंकि आपने एयर पाथ भी इंक्रीज कर दी, टर्बुलेंस इंक्रीज कर दी, कंबस्टन जोन को भी बड़ा कर दिया और फ्यूल फीडिंग को आपने कंटिन्यूअस कर दिया। तो इन चारों चीजों के कारण प्रॉपर कंबस्टन हो रहा है और जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो रहा है। तो कंबस्टन प्रॉपर होने के कारण जो वेस्टेज था फ्यूल का वो कम हो गया, एयर पॉल्यूशन कम हो गया, हीट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया। तो आपकी जो क्लास 1 ब्रिक्स है वो इसमें 85-90% तक आपको क्लास 1 ब्रिक्स मिलती है जिगजैग किल में। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये कंबस्टन क्यों इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है जो लेफ्ट फिगर में दिख रहा है, तो अगर आप सीधे सीधे आएंगे, सपोज ये 10 मीटर है तो आप 10 मीटर ट्रेवल करने में हवा की स्पीड तो भट्टे के अंदर सेम होती है। तो आपको 10 मीटर आगे बढ़ना है, आप हो सकता है 5 मिनट में उसको पूरा हवा कर लेगी। तो 5 मिनट ही हवा को टाइम मिला जलने, मतलब
ईंधन को जलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हवा ऐसे ऐसे इस तरह से घूमते घूमते जा रही है, तो इसका जो पाथ का लेंथ है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो उसको दोगुना तिगुना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस जोन को पार करने में। प्लस इसके साथ ही साथ जो फिक्स चिमनी बुल स्ट्रेंच किल थी, वहां पे ये जो कोल फीडिंग लाइंस है जो राइट साइड में दिख रही है इमेज में, तो कोल फीडिंग के लिए जो 2 या 3 लाइनों में हम कोल फीडिंग करते थे, यहाँ पे हम 10 से 12 लाइनों में कोल फीडिंग करते हैं। मतलब जो कोल फीडिंग का जो कंबस्टन जोन है वो हम पहले जो पीट के भट्टे में 6 से 8 फीट होता था, यहाँ पे हमने उसको 36 फीट कर दिया, 36 फीट का लंबा कर दिया कंबस्टन जोन। तो कंबस्टन जोन बड़ा हो गया तो इसमें आपको और भी ज्यादा समय मिल रहा है एयर फ्यूल को बर्न होने में। फिर जिगजैग होने के कारण जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसके कारण एयर और फ्यूल की मिक्सिंग अच्छी हो रही है, और जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऊपर में आपको बुल स्ट्रेंच किल का जो दिख रहा है, तो बीच और निचले हिस्से में ही केवल आपको अच्छा टेम्परेचर मिलता था। यहाँ पे टर्बुलेंस के कारण हवा हर हिस्से में एक समान रूप से जा रही है, तो ऑलमोस्ट आपको पूरे भट्टे में एक समान टेम्परेचर मिलता है। तो उसमें आपको 80 to 90% क्लास 1 ब्रिक्स मिलती है। केवल जो ऊपर के 1-2 लेयर है और साइड का जो एक लेयर है, वहां पर हो सकता है आपको कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर ब्रिक्स मिले, लेकिन इसमें आपको 80 to 90% क्लास 1 ब्रिक्स मिलेंगी। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, सपोज आप 30 लाख ईंट साल में बना रहे हैं, 30 लाख ईंट में अगर आपको 60% 1 नंबर ईंट निकल रही है, तो 30 लाख का 60% कितना हुआ, 18 लाख ईंट आपकी 1 नंबर निकली। अगर आपने 60% से उसको 80% कर लिया, आपने जिगजैग किल बनाई और जिगजैग किल में आपको 80% क्लास 1 ईंटें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 लाख अब आपकी क्लास 1 ईंटें हैं। पहले आपकी 18 लाख की क्लास 1 ईंटें थी, मतलब 6 लाख ईंटें जो पहले 2 या 3 नंबर में निकलती थी, वो भी 1 नंबर की निकल रही हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर या 3 नंबर ईंटों के प्राइस में, कॉस्ट में जो डिफरेंस है, वो आपकी एडिशनल इनकम बढ़ जाएगी जिगजैग किल में। तो सपोज 1 रुपये भी अगर डिफरेंस है, 1 नंबर ईंट आपको 7 रुपए की मिल रही है, बिक रही है, और 2 नंबर ईंट आपको 6 रुपए की बिक रही है, तो एक ईंट पे आपको 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो 6 लाख ईंटें अगर साल में आपने 2 नंबर 3 नंबर से 1 नंबर में कन्वर्ट कर ली, तो दैट मीन्स कि आपका 6 लाख से 8 लाख रुपए आपकी इनकम आपने बढ़ा ली। तो एक तो भट्टे मालिकों को ये बेनिफिट है। दूसरा, आपने 20% अगर कोयला बचा लिया, तो एक भट्टे में 500 टन कोयला साल में लगता है आमतौर पे, उसका 20% कितना हुआ, 100 टन। तो अगर आपका 100 टन कोयला साल का बच रहा है, तो आप ऐसे देखिए कि 1 टन कोयला अगर आप 5,000 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 100 टन मतलब 5 लाख रुपए की आपकी ऐसे ही बचत हो गई। तो ये तो भट्टे मालिकों को डायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन इसका जो गवर्नमेंट को बेनिफिट है कि आपकी कोल की खपत कम हुई। ऐसे भी अब धीरे धीरे कोल फॉसिल फ्यूल माना जाता है कि इतने सारे भट्टे हैं, जो 7,000 भट्टे बिहार में चल रहे हैं, सब में अगर 20% कम हो गया, तो आप सोचिए कितना कोयला आप साल का बचा लेंगे। प्लस जो आपकी एयर पॉल्यूशन है, तो धुएं, काला धुआं जो निकल रहा है, अगर आप एक अच्छे जिगजैग किल को चलता हुआ देखेंगे, तो उसमें से सफेद या हल्का ग्रे का टाइप का धुआं निकलता हुआ दिखेगा। एक पुराने पिच के भट्टे को देखेंगे तो उसमें से काला धुआं निकलता है, और कई बार अगर आप सुबह या शाम में उस भट्टे को देखेंगे तो आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक वो धुआं जाता हुआ दिखता है, प्लूम बोलते हैं जिसे। तो ये जो एयर पोल्यूशन में इतनी जो कमी आ रही है, ऑलमोस्ट 50-60% तक एयर पोल्यूशन कम हो जाता है। तो ये जो 3 मेजर एडवांटेज हैं, जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा सा प्रोसेसेस अपना ठीक किया, भट्टे को थोड़ा बेहतर ढंग से बनाया, उसमें जो हीट लॉस, एयर लीकेजेज हो रहे थे वो आपने ठीक कर लिया, ब्रिक सेटिंग इस तरह से की कि जिगजैग वे में हवा बह रही है, और आपने कंबस्टन जोन को बड़ा कर लिया। तो ये थोड़े थोड़े आपने इम्प्रूवमेंट किया, जो आपने वीडियो में देखा भी, तो उससे आपको कंबस्टन आपकी कंप्लीट होने लगी, हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो था पूरे भट्टे में एक समान हो गया, तो उससे आपकी पॉल्यूशन कम हो गई, कोयले की खपत कम हो गई, ईंटों की क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो गई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो 3 जो प्रॉब्लम्स थे, मेन प्रॉब्लम्स जो बुल स्ट्रेंच किल में है, वो तीनों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे काफी एडवांटेजेस वगैरह हैं। और अगर कोई एफसी से जिगजैग किल में कन्वर्ट होता है, ये दोनों एक्चुअल फोटोग्राफ है दोनों भट्टे की, और आप देख सकते हैं मतलब धुएं वगैरह में क्या डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल मतलब डिफरेंसेस हैं कि आपकी कोल की सेविंग हो गई, क्लास 1 ईंटें बढ़ गई, 10 से 20 लाख तक आपकी एडिशनल इनकम हो सकती है, डिपेंडिंग आप साल में कितने ब्रिक्स बना रहे हैं, और आपकी प्रोड्यूसर कम हो गई। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिगजैग किल टेक्नोलॉजी के, और इसीलिए उसको क्लीनर टेक्नोलॉजी या ग्रीन टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी
के रूप में उसको अप्रूव किया हुआ है बहुत सारे गवर्नमेंट ने, और अब वो धीरे धीरे हर जगह वो रूल आ रहा है कि आपको इस टेक्नोलॉजी से जिगजैग किल में कन्वर्ट होना है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में था, जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी जो आमतौर पर प्रचलित है, तो और उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी या जो क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, तो उसके बारे में था। जस्ट ब्रीफली मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि बिहार में अभी क्या हुआ है। तो बिहार में जो क्लीनर ब्रिक प्रोडक्शन इनिशिएटिव था, तो ये ऑलमोस्ट 2012 से स्टार्ट हुआ। लोगों ने इसमें सोचना शुरू किया था, वहां पे जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, तो कि ब्रिक किल से पॉल्यूशन कैसे कम करें। तो 2012 में इस चीज पे काम शुरू हुआ था वहां पे, और शुरू में जो 2012-13 में कि क्या टेक्नोलॉजी ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल है, उनकी कितनी बेनिफिट है, तो वो सब पे थोड़ा सा बैकग्राउंड काम हुआ था। फिर 13 से 15 के बीच में बिहार में खूब सारे अवेयरनेस जनरेशन के काम हुए कि ठीक है जिगजैग किल में काफी चीजें रिड्यूस हो सकती हैं। तो काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कशॉप्स इन बच्चों के साथ, और उनका एक्सपोजर ट्रिप जहाँ जहाँ जिगजैग किल है वहाँ उनको ले जाकर दिखाना, तो ये सब चीजें हुई। और फिर 2016 में जब हुआ कि हाँ अब हमें रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट करें, तो 2016 में एक गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ पे जो है बिहार में, उन्होंने एक रूल बनाया कि जो पटना के आसपास के ईंट भट्टे हैं वो क्लीनर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर लें 1 साल के अंदर। तो पहले वो पटना के लिए था, और बाद में 2017 में उसको पूरे बिहार के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और 2019 तक का डेट था कि 2019 तक सबको कन्वर्ट कर लेना है। और अब जो अगला सीजन आएगा उसमें आई थिंक सबको अब जिगजैग किल वालों को ही वहाँ पे परमिशन मिलेगी ऑपरेट करने के लिए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलता है चलाने के लिए भट्टे को। तो ये बिहार में हुए थे, और इसमें ये 2012 का एक जो मीटिंग हुई थी उसकी फोटोग्राफ है, जहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जब डिसाइड हुआ था कि हाँ हमें अब जिगजैग किल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर 2013-14 में जो जिगजैग किल्स थी उस समय आसपास के स्टेट में, तो वहाँ पे कुछ ब्रिक किल ओनर्स और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग और वो सब हुई थी, ताकि लोग जान सके कि क्या भट्टा है, कैसे काम करता है, बिहार में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद कई सारे ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हुए। फिर पटना के लिए वो ड्राफ्ट रेगुलेशन बना, वहाँ पे भी फिर जब रेगुलेशन बना उसके बाद भी कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए गए, क्लासरूम में भी, फील्ड में भी, कैसे जिगजैग भट्टे को बनाना है, उसकी स्टैंडर्ड डिजाइन क्या होगी, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो भट्टे के ऊपर कैंप लगा के कई सारे जगहों पे इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। फिर उसके बाद पूरे स्टेट में इस चीज को लागू किया गया, तो फिर स्टेट लेवल पे हर कमिश्नरी में, फिर हर जिले में कई सारे इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो अलग अलग कमिश्नरीज में, अलग अलग जिलों में ये सब प्रोग्राम कराए गए थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ताकि लोगों को जानकारी हो सके और लोग अच्छे से जिगजैग किल को अडॉप्ट कर सके। फिर कुछ लोगों को ये भी आया था दिक्कत कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं है, कौन सी डिजाइन हम अडॉप्ट करें। तो वहाँ पे IIT, NIT और जो ब्रिक सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और हम लोग सब मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, और उसमें स्टैंडर्ड डिजाइन वगैरह भी बना के पिछले साल रिलीज की गई थी, ताकि सबके पास स्टैंडर्ड डिजाइन हो तो लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। तो ये थोड़ा सा मैंने जानकारी दी कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और क्लीनर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस क्या है, और बिहार में इसमें पिछले 5-6 सालों में क्या प्रयास हुए हैं। तो और दूसरा कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी चेंज की हम बात करते हैं, और खासकर इस तरह के सेक्टर में जो कि काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं इसे, तो आपको मतलब 5-6 साल तक लगातार प्रयास करना होता है, तब जाके एक कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट निकल के आता है। और आज के डेट में जो मतलब बिहार ने पहला स्टेट था जिसने इस दिशा में प्रयास किया, और बाकी स्टेट भी अब धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, और सब लोग का ये है कि हाँ बिहार ने जो पिछले 5-6 साल में प्रयास किया और उसकी बदौलत करीब करीब 7,000 भट्टों में से 3 से 4,000 भट्टे अब जिगजैग किल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो पिछले 5-6 साल की वहाँ पे कंटिन्यूअस एफर्ट हुआ था, तो उसका एक वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी है। तो वो भी मैंने जैसा आप लोग के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसमें एक ये brickguru.in करके वेबसाइट है, इस पे
जो भी ब्रिक से रिलेटेड या उसकी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, और कुछ मैंने आज कवर की, कुछ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट और कैसे उसके काम करते हैं, और काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वेबसाइट पे जाके, तो इस पे कई सारे ब्लॉग्स हैं, रिटन मटेरियल है, टेक्निकल मटेरियल्स है, वीडियोस हैं, एनिमेशन फिल्म जो मैंने दिखाया वो सारे अवेलेबल हैं। तो जिनको और ज़्यादा इंटरेस्ट और देखना चाहते हैं वो इस पे जाकर और उसको देख सकते हैं। तो अब मैं यहीं पे प्रेजेंटेशन रोकता हूँ, और आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है, क्या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा भी हो गया ना प्रेजेंटेशन। लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो सोनल सर से अभी अवेलेबल हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर जो हैं, और जो भी ब्रिक क्लीन ओनर है जुड़े हुए हैं कुछ, तो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का डाउट्स है तो डाउट्स अभी अवेलेबल हैं सोनल सर, इनसे आप पूछ सकते हैं। डाउट भी पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, और मतलब प्रेजेंटेशन सही था या नहीं था, और आप लोगों को कुछ सीखने में इसने हेल्प किया कि नहीं किया, तो थोड़ा सा फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो सर डिसेंट है, बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट की तरफ से कोई लगता है क्लियर है सबको सर? ठीक है, तो आप लोग को में कोई डाउट या कोई आता है तो आप राजेश जी के थ्रू पूछ सकते हैं, और वो मेरे से आपको कनेक्ट करा देंगे। Firstly, I would like to thank my principal sir who provided us opportunity to organize this webinar, and I also thank to Sri Sonal Kumar, जो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, सीनियर कंसल्टेंट क्लीन टेक नॉलेज सॉल्यूशन न्यू दिल्ली, for his giving fruitful, constructive and open ideas about clean and environment-friendly technologies for brick production. After that, I would like to thank every participant for sharing their experiences, giving their priceless time. I am also grateful to my all co-workers who helped me to organize and conduct this program smoothly. Without their effort, it was not possible to complete it for me. I would also like to thank my all students and the brick clean owners. Some owners also joined this webinar of different districts of Bihar who participated in this program peacefully. I think it will be beneficial for their bright future. At last, I again thank to all. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. थैंक यू सोनल सर। फिर मौका मिले तो आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना, और थोड़ा लंबा भी हो गया था प्रेजेंटेशन, तो आप लोग ने पेशेंस के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग था सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ला उठाए। हाँ अनिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत हम लोग कुछ पूछने का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है सर, नीचे वाला काला ईंटा बहुत ज्यादा निकल जाता है। क्या हुआ? ब्लैक के और नीचे का ईंट? हाँ नीचे का तो निकलेगा ही। सोनल सर हाँ, नीचे का ईंट आपका काला निकलता है, मतलब वो पक्का नहीं है पूरी तरह, राख में दबा हुआ हो जाता होगा। क्या सर? हम बोले नीचे जो आप बोल रहे हैं काला ईंट ज्यादा निकलता है, तो वो कम पका हुआ निकलता है ना, वो राख में दबा हुआ हो जाता होगा, वैसा निकलता है क्या सर बोले? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि जो आप बोले कि नीचे काला ईंट निकलता है नीचे के लेयर में, नीचे के रत्ता में, तो वो कम पका हुआ निकलता है या जामा टाइप का निकलता है? नहीं, कम पका हुआ निकलता है। अच्छा, तो वो राख में दबा हुआ रह जाता है क्या? हाँ, राख में दबा रह जाता है। तो आप कोयला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग तो बरौरा नटखरकी वाला इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसका दो कारण हो सकता है, एक तो कि कोयले में राख की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है, मतलब 35% 40% अगर राख की मात्रा है कोयले में, तो जलने के बाद उसका राख बनेगा, वो नीचे वाले 1-2 लेयर को ढक देता है, तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा पहुँच नहीं पाती है और उसको हवा भी नहीं मिलती, इस कारण से वो काला पड़ जाता है। क्योंकि
ईंट लाल तब होती है जब उसका ऑक्सीडेशन होता है। मिट्टी में आयरन होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो Fe2O3 बनाता है, तो वो लाल रंग की ईंट बनती है। अगर वो राख में ढक जाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो उसकी टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाएगी और उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा, तो वो पूरी तरह पक नहीं पाएगा और काला हो जाएगा। तो अगर राख ज्यादा है ईंट मिट्टी में आपके या कोयले में, तो एक कारण वो हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भट्टे में आपको जो मेंटेन करना होता है कि जैसे जहाँ पे आपकी आग जल रही है, तो पीछे का कूलिंग जोन जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी पकी हुई ईंट ठंडी हो रही है, तो जहाँ आग जल रही है वहां से जो निकासी का क्षेत्र है, जहाँ पे आप ईंट की निकासी कर रहे हैं, तो उसके बीच में 7 से 8 दिन का गैप होना चाहिए। अगर वो पीछे बहुत लंबा है, पीछे अगर बहुत लंबा आप कर देंगे तो जो हवा का फ्लो है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो इस पे होना क्या चाहिए कि जो आपका उसको मेंटेन करने के लिए आपको 15 से 18 चैम्बर पीछे आपकी निकासी होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी आग जल रही है उससे 15 से 18 चैम्बर पीछे निकासी होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा पीछे हो जाएगी तो आपका एयर का जो फ्लो है वो गड़बड़ हो जाएगा किलिन में। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि जब आप सपोज 6 चैम्बर में अगर आप झुकाई कर रहे हैं, तो पीछे का जो 2 चैम्बर है वो लौ में होना चाहिए। लौ में मतलब अगर आप पीछे का 2 चैम्बर में कोल फीडिंग जोन हटाएंगे, तवा हटाएंगे, तो लौ बाहर निकलनी चाहिए। तो पीछे का 2 चैम्बर लौ में होना चाहिए और आगे का 2 चैम्बर खींच में होना चाहिए। खींच में मतलब सबसे आगे के चैम्बर में अगर आप हवा हटाएंगे और कोयला या डालेंगे तो वो आगे की तरफ खींचना चाहिए। तो वो पीछे का 2 लौ में है और आगे का 2 चैम्बर खींच में है, तो फिर आपका जो पकाई है वो एक समान होगा ऊपर से नीचे तक। और वो मेंटेन करने के लिए जो आगे जो आपका स्टंट लगा होता है वो 6 से 9 चैम्बर आगे लगा होता है, जहाँ पे आपकी आग जल रही है उससे। हो सकता है ऐसा बुझाई पक मने नजदीक हो गया था, इसलिए भी हो सकता है। हाँ, उससे भी हो सकता है। हाँ। वैसे भी सर सबसे नीचे का जो रहता है वो काला पेटी का रहता है, वो ऑलमोस्ट निकलता ही। हाँ, सबसे नीचे का जो एक रहता है वो आपका निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पे राख से वो दब जाता है। राख से दब जाता है। अगर ज्यादा निकल रहा है, एक रद्दा से ज्यादा निकल रहा है, 2 रद्दा, 3 रद्दा या 4 रद्दा निकल रहा है, तो इसका मतलब राख बहुत ज्यादा। या फिर नहीं, अब नहीं निकलता था, स्टार्टिंग में निकलता था। जो मैंने फर्स्ट ईयर जो हम लोग किए थे, अभी तो 3रा साल हम लोग का जीके हो गया था। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू सर। सर थैंक यू आप आपको समय देने के लिए सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू आप सब लोग को। नमस्कार। रिमूव हो जाइए। Like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.